हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे? तो लास्ट सेशन में हम लोग लास्ट में परागण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो कि परागण की क्रिया हम लोग पढ़े थे कि परागण जो क्रिया होता है वो दो प्रकार से होता है। परागण हम लोग देखने को मिलता है। तो कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे? पर परागण और स्वपरागण, दोनों के बारे में समझाया गया था। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। उसके पहले थोड़ा सा आप लोग भी बता दीजिए। किसी को याद है स्वपरागण किसको कहते थे? रुक जाइए। नाम जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बता पाएंगे। आप बता दीजिए। हाँ, स्वपरागण किसी अपने जाति पर जाना, परपरागण में अपने ही मतलब अपने ही पौधे पे अपने नहीं उल्टा बता रहे, उल्टा बता दिए। बैठिए लो, क्या बताया गया था? स्वपरागण का मतलब क्या? जब अपने फूल के साथ क्या करेगा? अपने फूल के परागकण अपने ही फूल के क्या पे वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, या अपने फूल के या अपने पौधे के दूसरे फूल तक अगर पहुंचता है उसके वर्तिकाग्र तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब परपरागण का मतलब क्या होता है? कि अपने जाति के दूसरे पौधे पर एक फूल का परागकण अपने जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। देखिए, अगर जहां पर भी अगर देखा जाता है परपरागण, ये भी बोला जाता है कि परपरागण का मतलब क्या हो जाता है? परपरागण का मतलब ये भी बताया जाता है कि जो अपने से ना हो सके, किसी दूसरे के सहायता से क्या कराया जा सके? परागण क्रिया कराया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब बताया क्या जाता है? परपरागण ये बताया जाता है कि जब परागण की क्रिया किसी के सहायता से कराया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। और जो अपने आप हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं कहते हैं। स्वयं का मतलब यही होता है, लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं होता है। हमको पता है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसका, जैसे कि मान लो कि इसका यहाँ से परागकण निकला और यहाँ का परागकण इस वाले फूल पे आया, तो क्या ये अपने आप आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ रहा है। तो ऐसे अगर देखते तो ऐसे इसको हम लोग परपरागण कह सकते थे, लेकिन फिर भी इसको स्वपरागण कहा गया। इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि इसको स्वपरागण क्यों कहते हैं? इसलिए इसके कारण कोई गुण में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कि एक ही पौधा का ये हिस्सा है। तो इसमें जैसा बीज बनेगा वैसा बीज इसमें भी बनेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ से परागकण लेकर इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा गया, तो उस केस में क्या होगा? इसके जो बीज बनेगा उसमें दोनों का गुण देखने को मिल सकता है। तो ये परिवर्तन इसमें आ रहा है, इस कारण से इसको परपरागण बोला गया। ठीक, तो परपरागण का ये फायदा भी होता है कि हम दूसरे पौधे, क्या कुछ बोल रहे, बोलो। पौधा अलग होता है और फूल एक ही होता है, मतलब फूल का जाति वही होगा और पौधा बोला जाएगा अगर जाति, पौधा का जाति एक ही है, मतलब ये है कि दोनों को दोनों आम का पौधा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सेम जाति का पौधा है। हम लोग जो जाति डिवाइड करते हैं तो जाति कैसे डिवाइड होता है? जैसे एक क्या है, मानव का जाति, ये एक जाति हुआ। ठीक, फिर एक दूसरा कुत्ता का जाति है तो वो एक जाति हुआ, बिल्ली का जाति वो एक दूसरा जाति हो गया। तो ऐसे पेड़ का अगर आम का पौधा अलग अलग है तो वैसे कि सब एक जैसा आम होता नहीं है, लेकिन वो सेम जाति का कहलाएगा। तो इस तरह से जाति बोलते हैं। कभी भी परागण क्रिया हो या निषेचन की क्रिया हो, निषेचन क्रिया हो या परागण क्रिया हो, ये तभी संभव होता है जब वो सेम जाति का होता है। तब जाति नाम अलग तभी दिया जाता है। हमको पता है कि हर एक जीव दूसरे जीवों से बना हुआ है। हम लोग पढ़ते भी है बायोलॉजी में कि एक जीव क्या होता है? दूसरे जीवों से बना हुआ है। लेकिन वो जाति अलग कब हो जाता है? उन दोनों को अलग जाति कब बोला जाता है? जब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होने लगेगा? युग्मक का मतलब बोल सकते हैं दोनों के बीच में निषेचन की घटना नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो अलग अलग जाति हो गया।
अब कभी भी ये दूसरा पेड़ का अगर रहेगा, दूसरा पेड़ का फूल रहेगा, सेम जाति का नहीं रहेगा, तो यहाँ का परागकण यहाँ पहुंच भी जाएगा तो कोई भी चीज वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर निषेचन घटना नहीं होगा। तो सेम जाति का होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर एक फूल का दूसरे फूल के दूसरे पौधे पर जाता है, तब जाके उसको पर परागण कहते हैं। पर परागण कहने का रीजन यही दिया जाता है। उसमें क्या हो जाता है, उसके गुणों में क्या देखने को मिल जाता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ये स्वपरागण इसलिए इसका नाम दिया जाता है। स्वपरागण पहले तो ये बोला जाता है कि अपने फूल के अपने ही वर्तिकाक पर चला जाए तो स्वपरागण वो खुद ब खुद हो जाता है, उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दूसरे फूल पे जाना पड़ता है तो उसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ जाता है। फिर भी इसको स्वपरागण इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि इसमें गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दो हम लोग देखे थे, स्वपरागण और परपरागण। हम लोग पढ़ना है स्वपरागण, या इसको हम लोग स्वयं परागण भी कहते हैं। अब देखिए ये जो देखने को मिलता है स्वपरागण कहाँ पे होता है, मतलब हमेशा स्वपरागण ही हो, उसमें पर परागण कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रहे, वो कहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब पर परागण भी हो सकता है लेकिन स्वपरागण उसमें हमेशा देखने को मिलता है। स्वपरागण केवल किसमें देखने को मिलता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों में ही देखने को मिलता है। और वैसे उभयलिंगी पौधा किसको बोलते हैं, उभय या द्वि भी बोलते हैं, जिसमें दोनों अंग होता है। पौधा भी अलग अलग बांटा हुआ है ना, अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों पढ़ते हैं, एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री पढ़ते हैं। तो एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री, एक लिंगाश्री का मतलब होता है कि जिस पौधे में क्या होता है, सिर्फ या तो नर जननांग रहेगा या तो मादा जननांग रहेगा। नर जननांग क्या होता है राकेश, फूल का नर जननांग किसको बोलते हैं, हाँ नर जननांग किसको बोलते हैं, पुंकेसर को। तो पुंकेसर होगा या उसमें क्या होगा, स्त्री केसर होगा जब एक लिंगाश्री रहेगा तब, मतलब दोनों में से कोई एक ही रहेगा उस फूल के, उसके फूल के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं उभय, उभय का मतलब ही होता है दो, ठीक, या इसको हम द्विलिंगाश्री भी कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प उसको बोला जाता है जिसमें क्या होता है, दोनों हो। तो अभी से दोनों होगा तभी जाएगा स्वपरागण होगा, दोनों रहेगा ही नहीं तो स्वपरागण पॉसिबल है क्या। अभी हम यहाँ पर दिखा रहे थे ये वाला, तो अब ऐसा है कि इसमें दोनों अंग होगा तब ना, इसमें क्या होगा, स्त्री केसर भी होगा और पुंकेसर भी होगा, तभी जाके क्या होगा, इसमें स्वपरागण हो पाएगा। तो स्वपरागण होने के लिए दोनों होना चाहिए, इसलिए सबसे पहला कंडीशन है स्वपरागण तो क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अच्छा ये भी हम बताए थे, द्विलिंगी या द्विलिंगाश्री में अभी अंतर बताए थे, दोनों में क्या अंतर होता है। एक पौधे के लिए बोला जाता है, एक क्या फूल के लिए बोला जाता है। एक पौधे के लिए बोला जाता है, एक फूल के लिए बोला जाता है। दोनों में खास कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही है, लेकिन नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। अगर फूल के लिए बोलेंगे तो द्विलिंगी बोल देते हैं, और पौधा के लिए बोलते हैं तो द्विलिंगाश्री हम लोग कहते हैं। तो ये पहला कंडीशन होना चाहिए स्वपरागण होने के लिए कि वो उभयलिंगी होना चाहिए, वो पौधा उभयलिंगी होगा तभी जाके क्या होगा, स्वपरागण होगा। उसके बाद है एक टर्म आएगा, क्या है, उन्मील परागणी, कैस्मोगेमस फ्लावर। अब ये क्या होता है, तो ये वो फूल है जो सामान्य फूलों की तरह फूलते हैं, जिसके उनके परागकण और वर्तिकाग्र बाहर के वातावरण के संपर्क में रहते हैं। इसमें स्वयं परागण और पर परागण दोनों ही संभावना होता है। देखिए कुछ ऐसा पौधा होता है, अब कुछ ऐसा पौधा देखने को मिलेगा जिसका उसका परागकण बाहर ही नहीं निकलता है, फूल के अंदर ही अंदर कहाँ पे चला जाता है, वर्तिकाग्र का चला जाता है। तो अगर वैसा नहीं है, इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों बाहर निकलता है, ठीक, परागकण इसका बाहर देखने को मिलेगा, वर्तिकाग्र भी कहाँ पे, वातावरण से ये बाहर खुला हुआ देखने को मिलेगा। ये दोनों बाहर निकला हुआ रहेगा तो ये दोनों संभावना है कि इसमें क्या हो जाए, स्वपरागण भी हो जाए, पर परागण भी हो जाए। तो वैसा फूल होता है जिसमें क्या होता है, जिसका परागकण बाहर की तरफ निकलता है, मतलब परागकोश से परागकण बाहर निकलता है और वर्तिकाग्र भी खुला इसका दिखाई देता है, तभी जाके परागकण निकल के उसको वर्तिकाग्र पे चला जाता है।
तो ये इसमें दोनों घटना हो सकता है, स्वपरागन भी हो सकता है और परपरागन भी हो सकता है। ऑब्वियस है कि जब दोनों के दोनों बाहर रहेगा तो हो सकता है अपने फूल के ही परागकण निकल के वर्तिकाग्र पे चला जाए, तो उस केस में स्वपरागन हो जाएगा, या दूसरे जाति का सेम जाति का कोई फूल का परागकण क्या हो उसको वर्तिकाग्र पे आ जाए तो उसमें परपरागन हो जाएगा। तो इसमें दोनों घटना देखने को मिल सकता है। ठीक, अब ये जब ऐसा होता है तो इसमें ऑब्वियस है ज्यादातर केस देखने को मिलता है इसमें परपरागन क्रिया होता है। तो परपरागन क्रिया होने के लिए इसका गुण कैसा होता है, ये कैसा पौधा कैसा फूल दिखता है इसका, तो इसमें क्या होता है, ये फूल जो होता है रंगीन होता है। देखिए फूल में परपरागन होने के लिए उसको रंगीन होना जरूरी है। रंगीन किस लिए होता है, तो अलग अलग रंगों से क्या होता है, अलग अलग जीव उसके तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक, इसीलिए रंगीन होना जरूरी है अगर परपरागन होना है तो। और इसमें क्या होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। मकरंद क्या होता है, मकरंद का मतलब होता है कि उसमें फूल में क्या होता है, कुछ क्या होता है, मिठास टाइप का रहता है, जिसको क्या करता है कोई भी चिड़िया हो चाहे कुछ भी हो उससे क्या हो जाता है, वो मिठास को जाके लेता है, चूसता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। अब उसमें मिठास ही नहीं रहेगा, मकरंद ही नहीं रहेगा तो कोई चिड़िया उसके पास नहीं जाएगा। तो उसको परपरागन कराने के लिए कोई चिड़िया को वहां पर जाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। वही मकरंद निकाल कर क्या करता है, मधुमक्खी देखते हो लोग कि क्या करता है, शहद का निर्माण करता है। ठीक, वही मकरंद से होता है। इसमें गंध भी होता है, इसमें स्मेल देखने को मिलता है, मतलब स्मेल का मतलब खराब स्मेल नहीं बोल सकते, ठीक, अच्छा वाला होता है। ठीक, आगे है दूसरा, इसमें अनुमिलियस परागन जिसको हम लोग क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या होता है, वे फूल जो कभी नहीं खुलते हैं, इनमें परागकण और वर्तिकाग्र फूल के बंद रहने के दौरान ही एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है। क्लेस्टोगेमस जब भी कहीं पर पूछेगा तो ध्यान में रखना है कि इसका जो फूल होता है ये खुलता नहीं, पूरी तरह से क्या रहता है, क्लोज ही, बंद ही रह जाता है। अब ये जब बंद रह जाएगा तो इसका ना परागकण बाहर निकलेगा और नहीं इसका वर्तिकाग्र बाहर निकलेगा। जब दोनों बाहर निकलेगा ही नहीं तो इसमें परपरागन होगा क्या, नहीं होगा। तो इस फूल में हमेशा और हमेशा कैसा होता है, परागन, स्वपरागन देखने को मिलता है। तो इस फूल में हमेशा स्वपरागन होगा। जब इस प्रकार का देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पर इसका उदाहरण भी कुछ दिया हुआ है, वायोला, कनकौवा, मूंगफली और पोर्चुलाका, पैजी, सब अलग अलग फूल का कुछ कुछ फ्लावर है। एक मूंगफली भी इसमें दिया हुआ है। और ये ऑब्वियस है कि इसके लिए कोई रंग का जरूरत नहीं पड़ता। ऑब्वियस ये फूलता ही नहीं, खुलता ही नहीं, इसका कोई रंग नहीं दिखेगा। तो ये रंग इसमें कोई नहीं होता है, रंग का जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसका निषेचन करने के लिए, रंग का परागण करने के लिए रंग का जरूरत नहीं है, इसलिए परपरागन तो इसमें होगा ही नहीं। इनमें कोई मकरंद भी नहीं होता है, इनमें कोई गंध भी नहीं होता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। आगे लिखा है सम कल्पकता, सम कालपक्वता, जिसको होमोगेमी कहते थे। इंग्लिश में नाम थोड़ा इसका आसान है। ज्यादातर कहीं पर भी बायोलॉजी पढ़िएगा तो जो भी नहीं हिंदी में ही लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में नाम लिखा हुआ दे देता है। तो बायोलॉजी में ध्यान में रखिएगा लोग, खाली हिंदी नाम से काम नहीं चलता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं लोग जो इंग्लिश में पढ़े तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश में ही सब्जेक्ट देख लेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश वाला पेपर देख लेंगे, इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हिंदी वाला के साथ दिक्कत क्या जाता है कि इंग्लिश वाला नाम को भी हिंदी में करके लिख देता है, मतलब हिंदी भाषा में नहीं लिखेगा, हिंदी में बना के क्या लिख देगा, होमोगेमी लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा। अब तो ऑब्वियस है कि होमोगेमी अगर याद नहीं रखेंगे तो उससे दिक्कत हो जाएगा। तो स्वपरागन करने वाले पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई फूल लेते हैं, जब भी अगर एक फूल लेते हैं तो फूल में अगर दोनों अंग है, ये कौन सा है, स्त्री के सर है, ये क्या है, पुंकेसर है, पुंमंग है। अब अगर इसका हम बात करते हैं तो ये भी जब ये जैसे तैयार हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होता है, ये परागकोश होता है, इसी में परागकण बनता है, ये वर्तिकाग्र भी इधर तैयार हो गया। जब दोनों एक साथ तैयार हो गया तो ऑब्वियस है कि इसमें स्वपरागन कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसा पौधा भी मिलता है कि जो दोनों एक साथ तैयार ही नहीं होता है,
ये मान ले कि ये वाला तैयार हो गया, इसका पुंकेसर तैयार हो गया, तो इस तरीके से इसका जो वर्तिकाक है वो तैयार नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि इसके साथ अपने साथ इसका स्वपरागण होगा क्या? नहीं होगा। उसमें क्या देखने को मिलेगा? पर परागण देखने को मिलेगा। लेकिन जिसमें ऐसा होता है कि दोनों एक साथ तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोगेमी के नाम से जानते हैं। आगे दिया है कि स्वपरागण का महत्व क्या है। तो इस प्रकार पुष्पों में परागकण और निषेचन का सुनिश्चित हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, स्वपरागण में ये चीज देखने को मिलता है कि परागण और निषेचन इसमें सुनिश्चित होता है कि मतलब हो ही जाएगा। लेकिन पर परागण में तो कोई गारंटी नहीं है ना। पर परागण इसलिए गारंटी नहीं है कि मान लो कि यहाँ का कोई परागकण, कोई चिड़िया बैठा है, इसका परागकण लेकर गया, अब किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाक पे बैठेगा तब ना हो जाएगा यहाँ का परागकण, तब ना पर परागण हो पाएगा। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, ये तो अपने साथ ही करना होता है, अपने आप चला जाता है। इस कारण से क्या होता है कि ये सुनिश्चित हो जाता है कि मतलब निश्चित हो जाता है कि इसमें हो जाएगा। और इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप जो संतान क्या हो जाते हैं। अब देखो, इससे जब बीज बनता है तो बीज में क्या हो जाता है, बीज में कोई ज्यादा खास चीजें नहीं दिखता है। खास चीजें नहीं दिखता है मतलब क्या है कि अगर ये जो बना, अगर उसी बीज को हम लोग फिर क्या करें, बोएंगे, तो इसमें कुछ नया गुण हमको नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब भी गेहूं वगैरह बोते हैं, धान वगैरह लगाते हैं, तो हमेशा देखते हैं कि एक बार जो बो देते हैं फिर रख के उसी को ज्यादा बोते हैं, तो 1 साल तक बोते हैं लोग, 2 साल तक बोते हैं, फिर क्या करते हैं मार्केट से नया बीज खरीद कर लाते हैं। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ नया गुण भरा हुआ रहता है, इस कारण से ऐसा लोग करते हैं। और अगर उसी को बार बार बोएंगे तो देखिएगा उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर संतान ने कोशिश किया कि स्वपरागण बार बार कराते हैं, तो उसमें से जो बीज बनेगा, बीज अच्छा निर्माण नहीं होगा, फिर उससे पौधा जो बनेगा उससे अच्छा पौधा का निर्माण नहीं होगा। आप लोग जरूर ये भी देखते होंगे, हम लोग इतना आम खाते हैं जो उसमें से बीज निकलता है, तो बीज जमता भी है तो उससे अच्छा पौधा का निर्माण होता है काम का। कभी उसको कोई लोग लगाता ही नहीं, ज्यादातर जो लगाएगा खरीद कर लेके आते हैं लगाने के लिए नया पौधा। इसलिए उसमें उस प्रकार जो गुण होता है उसको अगर लगाएंगे तो ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता है। अभी सबसे अच्छा है सागवान का पौधा लगा दीजिए लोग। सागवान का ऐसा है कि अगर 3-4 कट्ठा में लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि आने वाले दिन में बहुत ज्यादा मुनाफा है, बहुत महंगा भी बिकता है। तो यहाँ पर दिया ऑटोगेमी, गायनेटोगेमी। ऑटोगेमी गायनेटोगेमी में अंतर दिया हुआ है। अगर बात करेंगे ऑटोगेमी का, तो ये एक ही फूल होते हैं और इसमें क्या है, एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूल। तो देखिए इसको बांटा गया है, इसमें परागण की घटना होता है। अगर परागण की घटना, ध्यान सुनिएगा लो मेरा बात, अगर परागण की घटना अपने फूल के अपने ही परागकण के अपने फूल के वर्तिकाक पर चला जाएगा। मतलब एक फूल है, उस फूल के उसका परागकण अपने फूल के ही अपने परागकण जो होगा अपने वर्तिकाक पर चला जाता है। मतलब एक परागकण अपने फूल के ही क्या करेगा, वर्तिकाक पर चला जाता है। तो वैसा जब परागण होता है तो उस वाले पौधे को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस वाले हम लोग परागण को हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। इसमें क्या होता है गायनेटोगेमी में, इसमें क्या देखने को मिलता है कि अभी हम दिखाए थे थोड़ा देर पहले कि इसमें सेमी पौधा रहेगा, पौधा चेंज नहीं होगा, लेकिन एक फूल का परागकण दूसरे फूल का क्या होगा, वर्तिकाक तक जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गायनेटोगेमी के नाम से जानते हैं। अब इसलिए बताया गया कि ये दोनों में स्वपरागण हो रहा है, ये दोनों में क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर तो हो रहा है ना, दोनों में अंतर हो रहा है। ये इसमें अंतर क्या, इसमें क्या है कि अपने एक ही फूल का जरूरत पड़ेगा परागण घटना होने के लिए, लेकिन इसमें एक पौधा का 2 फूलों की जरूरत पड़ता है। तो जब एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाक पर जाता है उसी पौधे के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गायनेटोगेमी के नाम से जानते हैं। अगर अपने फूल पे चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। अब ऑब्वियस है कि अपने फूल पर जाने के लिए कोई एजेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कारक का जरूरत नहीं पड़ेगा। एजेंट कारक समझ रहे लोग ना, कीट का या किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस है कि एक ही पौधा है और एक फूल से दूसरे फूल तक लेके जाना है परागकण को, तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी एजेंट का जरूरत पड़ेगा, किसी ना किसी कारक का जरूरत पड़ेगा। तो वही चीज लिखा, इसका इसमें आवश्यक पड़ेगा, कीट का, हवा का जरूरत पड़ेगा। आगे है अनुवांशिकी। अगर इसमें हम लोग देखते हैं
तो आनुवंशिक रूप से क्या होगा, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्वपरागन हो रहा है। और ये भी आनुवंशिक रूप से क्या है, देखो ये स्वपरागन परपरागन बहुत जगह डिफिनेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आनुवंशिक रूप से स्वपरागन है, लेकिन ये आनुवंशिक रूप से स्वपरागन है, लेकिन माध्यम के रूप में अगर देखेंगे, एजेंट के रूप में देखेंगे तो ये क्या है, परपरागन होता है। ध्यान समझिएगा लोग, इसमें कारक का आवश्यकता पड़ता है, कारक का आवश्यकता पड़ता है, तो कारक का आवश्यकता किसमें पड़ता है, परपरागन में पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये जो घटना है परपरागन का है। लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या है, स्वपरागन। आनुवंशिक रूप से स्वपरागन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि इसमें गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही गुण रह जा रहा है, आनुवंशिकता वही दिख रहा है, इसलिए आनुवंशिक रूप से इसको हम क्या कह रहे हैं, स्वपरागन कह रहे हैं। बात समझ में आया। तो आनुवंशिक रूप से ये स्वपरागन होता है, और ये तो आनुवंशिक रूप से स्वपरागन है ही। तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्या है, परपरागन के बारे में बताया जा रहा है। परपरागन का बात करते हैं तो परागन एक लिंगी फूलों में नियमतः होता है, द्विलिंगी फूलों में भी यह समानता पाया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे थे जो स्वपरागन होता है वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, हाँ द्विलिंगी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करेंगे परपरागन का, तो परपरागन तो दोनों में हो सकता है। परपरागन क्या हो सकता है, दोनों में हो सकता है। इसलिए परपरागन तो हम लोग देखें कि अपने फूल के साथ भी होता है और दो सेम जाति के फूल के साथ भी होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये दोनों में देखने को मिलता है, एक लिंगी में भी फूल में भी देखने को मिलता है, द्विलिंगी भी फूल में देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो स्वपरागन होगा सिर्फ द्विलिंगी में हो सकता है, एक लिंगी में तो कभी हो ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ एक ही रहेगा, या तो स्त्री के साथ रहेगा या तो पुंख के साथ रहेगा, तो उसमें एक रहेगा, तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है स्वपरागन का। परपरागन होने के लिए पुष्पों की विशेष अवस्था पहले दिया हुआ है, एक लिंगता। एक लिंगी पुष्पों में परपरागन ही होता है, अर्थात एक लिंग आश्रित। अब देखिए ये तो फिक्स हो गया कि जो भी एक लिंगी पुष्प रहेगा उसमें स्वपरागन तो पॉसिबल ही नहीं है, स्वपरागन पॉसिबल नहीं है ना। तो एक लिंगी पुष्प रहेगा तो हमेशा उसमें क्या होगा, परपरागन ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें ऐसा कौन सा पुष्प होगा जिसमें हमेशा क्या होगा, परपरागन ही होगा, स्वपरागन पॉसिबल नहीं है, तो वो एक लिंगी है। एक लिंगी जो भी पुष्प रहेगा, पौधा रहेगा, उसमें कभी भी स्वपरागन तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कि उसमें एक ही लिंग कोई उपस्थित रहेगा, तो अभी कि अपने फूल के साथ तो परागन घटना कर ही नहीं सकता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हो, जैसे कि आप पहले से भी नाम जानते हैं, एक लिंगी पुष्प या एक लिंगाश्री पौधा के बारे में, कि पपीता होता है, खजूर होता है, साइकस होता है, तो ये सब जो होता है एक लिंगाश्री होता है। आगे है स्वबंध्यता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एक पुष्प के जयांग का वर्तिकाक उसी पुष्प के पराग कणों से परागित नहीं होता है, तब उस अवस्था को स्वयं बंध्यता कहते हैं। तो लिखा गया इसमें कि जब एक पुष्प के जयांग का वर्तिकाक उसी पुष्प के पराग कण से क्या होता है, परागित नहीं हो, मतलब पराग में जो घटना होगा अगर उसी के साथ नहीं हो रहा है, जैसे एक पुष्प है, ये पुष्प में दोनों है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, लेकिन ये किसी कारणवश इसका जो परागकण होता है, इसका जो परागकण होगा इसके वर्तिकाक पे नहीं जा सकता है। जब ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि वो नहीं जा सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग स्वयं बंध्यता के नाम से जानते हैं। जैसे कि आलू मटर पिटूनिया में इस प्रकार का देखने को मिलता है। पिटूनिया भी एक फूल जैसा दिखता है पौधा। अब ये सब में थोड़ा सा ध्यान से में रखिएगा, इस सब में कभी कभी अंतर पूछ देता है। भिन्न कालपक्वता, उसमें क्या था, समान था, इसके पहले क्या था, समान था, मतलब दोनों एक ही समय में तैयार हो जा रहा था। कौन, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही साथ तैयार हो जा रहा था। लेकिन जब ऐसा होता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर भिन्न भिन्न समय पर क्या होता है, भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब क्या होता है, तैयार होना। भिन्न भिन्न समय पर अगर परिपक्व होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न काल
कल्पकता कहते हैं। तो इस पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है डाई, इसको आज इंग्लिश में भी हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्रोगेमी, डाइक्रोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग देखने को मिलता है एक पूर्ण पूर्वता। इसमें क्या होता है, जब पुष्प में परागकोश पहले परिपक्व होते हैं तब इस अवस्था को पूर्ण पूर्वता। अब देखिए, जब परागकोश पहले तैयार हो जाए और स्त्री केसर का जो वर्तिकाग होगा वो तैयार नहीं हो, मतलब इसमें पहले कौन तैयार हो जाएगा, परागकोश तैयार हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पूर्वता के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ सूर्यमुखी होता है, कुछ कुल में आता था, कुछ कुल में मालवेसी होता है, एम्बलीफेरिक होता है। तो ये सब कुल का नाम दिया हुआ है। पता होगा कि आपको कि जितना भी पेड़ पौधा है उतना भी, तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, गण कुल इस में बांटा हुआ है ना। तो ये इस कुल में आता है, जिसमें हम लोग के इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है, परागकण पहले तैयार हो जाता है इस कुल का, स्त्री केसर बाद में होता है। स्त्री पूर्वता का मतलब हो गया कि इसमें क्या हो जाएगा, पहले कौन तैयार हो जाएगा, जो स्त्री केसर होता है, पहले जो अंडक होता है वो तैयार हो जाता है। जब स्त्री केसर है वो पहले तैयार हो जाएगा और वो बाद में होगा, तो अभ्यास है कि दोनों का जो परिपक्व होना है वो अलग अलग समय पर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले परागकोश तैयार हो जा रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है, पहले स्त्री केसर तैयार हो जा रहा है, इसका अंडक तैयार हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, दोनों आपस में क्या कर सकता है, दोनों आपस में स्वपरागन नहीं कर सकता है। ऑब्वियस है कि दोनों अलग अलग समय पर तैयार हुआ है, तो दोनों में स्वपरागन तो होगा नहीं। तो ऐसे पेड़ पौधा में हमेशा क्या देखने को मिल जाता है, परपरागन क्रिया देखने को मिलता है। आगे दिया हुआ है उभय लिंगीयता। कुछ पुष्पों के परागकोश तथा वार्तिका के बीच में कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं, जिनके कारण परागन होना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा पौधा होता है कि जिसमें क्या देखने को मिलता है, कुछ प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक अवरोध का मतलब ये होता है कि मान ले कि ये तो दोनों एक ही समय पर तैयार हो गया है, ये दोनों एक ही समय पर तैयार हो गया है, लेकिन कोई इंसानी घटना द्वारा या किसी भी प्राकृतिक घटना द्वारा ये दोनों के बीच में क्या हो जाए, कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाए कि इधर का परागकण निकल के इसके वर्तिका तक नहीं जा सके। तो वैसे जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंगीयता के नाम से जानते हैं। मतलब अपने साथ ये क्या कर सकता है, स्वपरागन नहीं कर सकता है। और जब स्वपरागन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि बाद में इसमें क्या देखने को मिलेगा, परपरागन देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें है विषम वर्तिकाक। इसमें क्या होता है, विषम वर्तिकाक में एक ऐसी स्थिति जिसमें एक ही प्रजाति के पौधे फूलों में वर्तिका और पुंकेसर की लंबाई अलग अलग हो जाती है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या दिक्कत आता है कि इसमें क्या होगा कि ये सेम, इसमें दोनों एक साथ तैयार तो हो रहा है, लेकिन इसका हाइट बहुत छोटा रह जाएगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब किसी का जो ऊंचाई लंबाई होगा अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने इसके बीच में क्या होगा, दूरी बढ़ जाता है। दूरी बढ़ जाने के इसमें स्वपरागन घटना होने का चांसेस पूरी तरह से क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस कारण से देखने को मिलता है, इस सब केस में क्या देखने को मिलता है, ज्यादा परपरागन देखने को मिलता है। उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को कि जो परागन होता है, तो अभ्यास परागन के लिए, पर परागन कराने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कारक की आवश्यकता पड़ता है, कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजों साधन का जरूरत पड़ता है, कीट का, पक्षी का, जानवर का, जल का, आयु का, किसी भी तरीका से क्या हो सकता है, पर परागन देखने को मिल सकता है। तो ये इस सब इसके जरिए क्या देखने को मिलता है, हमको पर परागन देखने को मिलता है। पक्षी वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है, कीट वगैरह भी, वायु भी बहुत हेल्प करता है, और जो जल में पौधा होता है उसमें जल में हम लोग देखने को मिलता है। चलिए इसको हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज से क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।